हेलो द्रोणा वॉरियर्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मिशन जीत के प्लेटफॉर्म में। बड़े दिनों से आपसे बात की जा रही थी कि हम लोग आपके सामने वो बच्चे लेके आएंगे जो हीरे बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं और एक अच्छी जगह पहुंचते हैं, एम्स में पहुंचते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर पहुंचते हैं। उनसे आज आपको मिलाएंगे। तो अमन सर, हमारे सामने दोनों ब्रिलियंट खिलाड़ी आ चुके हैं। बच्चों, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हो, वहाँ कुछ बच्चे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और वो अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करने वाले हैं कि वो कैसे कैसे जर्नी को फॉलो करते हुए टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुँच चुके हैं। बिल्कुल। तो जो जीरो से उन्होंने चालू यात्रा करी थी और जो अपनी मंजिल तक पहुंचे, वहां के क्या क्या ग्लिम्सेस थे, उनको हम एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यात्रा इतनी लंबी होती है कि दृष्टांत बहुत होते हैं, उदाहरण बहुत होते हैं, लेकिन कुछ खट्टी मीठी बातें, अपने अनुभव वो शेयर करने आ रहे हैं। तो दिस इज ब्लूप्रिंट सेशन विद एम्स दिल्ली एंड वी हैव आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम एम्स दिल्ली। प्लीज वेलकम विश्राम सिर्रा। आइए बेटा, आइए। तो क्या हाल चाल, कैसा लग रहा है आपको? एक और हमारे साथ है डियर मंथन। प्लीज वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो हमारे ये बच्चे हैं, द्रोणा वॉरियर्स हैं। इनको द्रोणा वॉरियर्स, हमारे बैच का नाम है द्रोणा, और ये नीट की प्रिपरेशन के लिए डेली हमारे पास आते हैं क्लासेस अटेंड करने। तो क्या आपके अनुभव रहे, कैसी आपकी यात्रा रही नीट की, उसके बारे में बताना है। तो शुरू करते हैं विश्राम से। जी विश्राम। तो अभी विश्राम करंटली एम्स दिल्ली के अंदर है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा विश्राम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैंने 2 साल मेहनत की, उसका फल मिला है। अभी कॉलेज में हूँ, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो मैंने मिस किया था उन 2 सालों में, वो चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे कि मैं सारे फेस्ट स्पीड करें, ये बच्चे एकदम चैट पे करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो इनको मज़ा आ जाएगा। ओके। हेलो फ्रेंड्स। मतलब बहुत सारे फेस्ट होते हैं और कॉलेज में सब तरीके की चीज़ें होती है। फन एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स में मेनली होता है, लाइक स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल। इसमें बहुत सारे चीज़ों में पार्ट ले रहा हूँ। जो सब मैंने उसमें मिस किया था 11th-12th में, वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दोस्तों के साथ ट्रिप्स हो रही है, बस काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोस्तों के साथ ट्रिप्स हो रही है, फेस्ट हो रहे हैं, मतलब जीवन में रंग आ गए हैं। जो 2 साल इन्होंने तैयारी की थी, उस तैयारी का परिणाम आ चुका है, और वो सारा मजा कहाँ ले रहे हैं? एम्स दिल्ली के अंदर ले रहे हैं, जो इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है। आज इनसे मेरी बात हुई सुबह कि यार मैं बच्चों से आप लोगों को मिलवाना चाह रहा हूँ, है ना, और इनकी भी बड़ी इच्छा थी कि सर हम भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो इन्हीं का एक और दोस्त, ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, मंथन, ये भी वहाँ आए हुए थे। ये वीएमएमसी में पढ़ रहे हैं करंटली। मंथन जो है, दोनों ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो मंथन से भी हम जानना चाहेंगे कि मंथन, 11th के बच्चे का जो माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए, और आपने जो तैयारी करी थी 11th के दौरान, तो कैसी यात्रा रही थी? देखो, 11th में सबसे पहले आते हैं हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी फील होते हैं और हम मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाते हैं। तो सबसे मेन बात यही है कि 11th में आते ही सबसे पहले तो आप अपने टीचर्स पर विश्वास करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, टीचर्स पे स्टिक करके विश्वास करके हम उस चीज़ को कंसिस्टेंटली अगर सेम सोर्स को फॉलो करें तो आराम से हम नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और बात यह है, कॉलेज क्लियर करने के बाद, नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कॉलेज में आते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है, स्पोर्ट्स का और बाकी सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आप ये मेहनत के जो 1-2 साल है वो अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली निकाल लो, बाद में आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। बिल्कुल। बच्चे पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू योर रिवीजन, मतलब बार बार क्या प्रॉब्लम हो रही है? 11th में आए हैं ये, तो इनको दिक्कत रहती है कि बैकलॉग्स बहुत हो जाते हैं। तो आपका कैसा अनुभव था जब बैकलॉग्स चल रहे थे? और थोड़ा लाउडली बताइए। रिवीजन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, मल्टीपल टेस्ट दो। टेस्ट से पहले जो भी है उसको, जो भी सिलेबस आ रहा है उसको अच्छे से कवर करो, और टेस्ट को हर कोई मिस मत करो। टेस्ट मल्टीपल टेस्ट दो और उस टेस्ट को एनालिसिस करो बेस्ट तरीके से। तो यही सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन का। आपको पता मिलेगा कब आपके कम से कम 8 से 10 रिवीजन हो जाएगी पूरे सिलेबस की। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो यही है रिवीजन का। और बाकी बैकलॉग का ये ट्राई करो बैकलॉग बने ही ना। और जैसे 15-20 दिन हो गया आपने कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ा है, कुछ सब्जेक्ट बीच से छूट गया है, तो ट्राई करो उसको 15-20 दिन ज़्यादा ना बैकलॉग बने, वो बाद में संभालना मुश्किल होता है। बाकी अगर बैकलॉग बन गए हैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस तो इसमें विश्राम का ही है बैकलॉग में। हाँ, तो विश्राम बताएंगे। जैसे कि मेरा बन गया था 11th में, बैकलॉग बन गया था थोड़ा, 12th में भी थोड़ा बन गया था। तो ऐसा है कि अगर कोई बैकलॉग बन रहा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा कवर कीजिए। जो आपको करंट में पढ़ा रहे हैं सर, तो उसको जैसे कि आपने 6 घंटे डेडिकेट कर रहे हो आप सेल्फ स्टडी को, तो 5 घंटे आप पढ़ लो, 4 घंटे आप जो करंट की क्लासेस चल रही है उसको पढ़ लो, और जितना भी 1-1, 2-2 घंटा जो आपको मिल रहा है, 15 मिनट, आधा घंटा, तो थोड़ा थोड़ा उसको कवर करो। तो जैसे आपको थोड़ा बैकलॉग होगा वो 20-25 दिन में कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद आप कंसिस्टेंटली मेंटेन रखो उसको, पढ़ाई को। एक चीज मैं बताऊं, विश्राम एम्स दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन विश्राम की भी बहुत सारी कहानियां हैं छोटी छोटी। जब ये 12th क्लास के अंदर जब ये तैयारी कर रहा था तो विश्राम बीच में काफ़ी परेशान हो गया था, ये घबराहट हो गई थी, पैनिक मोड में चला गया था। मुझे इनफैक्ट इनके घर वालों से तक बात करनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद विश्राम ने जिस तरीके से चीज़ें पकड़ी विश्राम ने, वापस से ट्रैक पर आया। तो उसके बारे में एक बार बताओ विश्राम, याद है वो हॉस्टल वाली कहानी कि आपको हॉस्टल बदलना पड़ा था, उसके बारे में एक बार बताओ। हाँ सर, जब मैं 12th में मूव किया था 11th से, तो कुछ फ्रेंड्स भी चेंज हुए थे, तो फिर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था नई जगह पे। तो फिर वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई, मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। उसके बाद एक दो जगह और मैंने चेंज की, फिर आपसे भी बात की थी मैंने। हाँ जी। तो काफ़ी टाइम लगा, 20-25 दिन लगे मेरे को एडजस्ट होने में, तब मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। तो उसको भी मैंने बैकलॉग बना था, तब भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसको भी मैंने कवर किया 1-2 महीने में, थोड़ा कवर कर लिया। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, मेजर भी आते हैं, माइनर भी आते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब आपके कोई डाउन भी आ गया तो थोड़ा आप और मेहनत करोगे, डेली उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, जो भी गलतियाँ हो रही है उनको थोड़ा इम्प्रूव करो, तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मतलब ये वो बच्चा है अमन सर जो काफ़ी घबराहट में था और फिर उभर के आज देखो सितारा है। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि अगर आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो, तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, है ना। आपके सामने ये 2 जीते जाते एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, मोस्टली ये 11th के ही बच्चे हैं। हाँ जी। तो 11th में बच्चों को क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि अब इनकी बेसिक स्टार्टिंग हुई है पढ़ाई की, अब ये 12th पढ़ेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो ऐसा क्या चीज़ इनको फॉलो करना चाहिए शुरू से ही, ताकि ये अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच सके दोनों के लिए। ये आप लीजिए। हाँ, तो 11th से सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो उस पर पर्टिकुलरली स्टिक लो और स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली मेहनत करो, टेस्ट फॉलो करो सबसे, और स्टार्टिंग से एनसीईआरटी को फॉलो करो। मेन बात ये है कि हम जैसे देखते आ रहे हैं ट्रेंड जो है नीट का, मेनली एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो मेनली एनसीईआरटी स्टिक करो और अपने डाउट्स वगैरह को स्टार्टिंग से सोल्व करते चलो और अपने जो टेस्ट वगैरह है उनको एनालिसिस परफेक्ट तरीके से करो। मेन वहीं से गलतियाँ पता लगती है। आपको गलतियाँ सोल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, सब आपको गलतियाँ सोल्व करेंगे आपके लिए, गलतियाँ पहचाननी खुद को पड़ेगी। बहुत बढ़िया। वो पहचानने के लिए और कोई नहीं आएगा, वो आप खुद ही अपने टेस्ट को एनालिसिस करके गलतियाँ पहचानोगे, उस सोल्व करने के लिए आप टीचर से डिस्कशन करोगे, तो वो तरीका बेस्ट होता है। तो अपने डाउट्स क्लियर करो, अपनी गलतियों को पहचानो, कहाँ गलतियाँ रह रही, उसी से धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या आप चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे, चीज़ों को रिविज़न करोगे, वैसे वैसे चीज़ें कवर होती जाएगी और मार्क्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा डिसिप्लिन रखो, मतलब लाइफ में, कि मेरे को ये करना है इस टाइम, तो थोड़ा उसके पैशनेट रहो अपने इसकी तरफ, नीट की तरफ, कि मेरे को ये करना है। बस 2 साल की बात है, उसके बाद काफ़ी चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कॉलेज में आके, तो आपको दिखेंगे काफ़ी लोग इधर जा रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो फ़ोन का यूज़ है वो आप मोस्टली पढ़ाई के लिए करें, सोशल मीडिया से थोड़े दिन दूर है। 2 साल की बात है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। मैं अभी यूज़ करता, पहले मेरे पास कीपैड फ़ोन था। तो ऐसा है कि थोड़ा डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बात करी विश्राम ने, और मंथन ने जो बात करी वो करी टेस्ट एनालिसिस और एनसीईआरटी की। मंथन की एक कहानी याद आती है मेरे को सर। सब बच्चे चले जाते थे क्लास से पढ़ के और क्लास खत्म होती थी लगभग 8:30, और मंथन महाराज क्या करते थे, ये अपनी सारी एनसीईआरटी का पिटारा लेके बैठते थे और 10 बजा देते थे पूरा। और मुझे लगता है इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। मंथन आप खुद बताएं, आपने एनसीईआरटी एक्चुअली कितनी बार रिवाइज की थी? सर उसकी कोई गिनती नहीं है। एनसीईआरटी कितनी बार रिवाइज की, बहुत बार रिवाइज करी थी एनसीईआरटी, डाउट बहुत बार पूछे थे। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ी थी, हालांकि बायो की और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, मैंने फिजिक्स की और फिजिकल एनसीईआरटी को थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से भी पढ़े थे जो कि आते हैं, और उससे फ़ायदा भी हुआ है कि आज के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं फिजिक्स और फिजिकल में। तो यही है, एनसीईआरटी को कभी मत छोड़ो। एनसीईआरटी को जितनी रिवीजन करोगे उतनी नई चीज़ें पता लगेगी। एनसीईआरटी ऐसी किताब है कि मुझे अभी भी मैं बैठूंगा ना एनसीईआरटी पढ़ने, तो मुझे और नई चीज़ें मिलेगी इतनी बार पढ़ने के बाद भी। तो एनसीईआरटी में बहुत अंदर ऐसी लाइनें लिखी हुई है जो आपको धीरे धीरे पता लगेगी, तो उसको रिवीजन करो एनसीईआरटी की। और अपनी जो भी गलतियाँ हो रही है वो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो कि मुझे इस लाइन में जो मेनली मैं लाइन जब टेस्ट में आती है तो मैं मेनली गलत कर देता हूँ, यहाँ से सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। ऐसी लाइन्स बहुत सारी एनसीईआरटी में जिससे सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। असर्शन रीजन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जहाँ से मेनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनको वहीं पे मार्क करो, बार बार रिवीजन करो उस चीज़ की। एक सोर्स पे स्टिक करके मल्टीपल रिवीजन करोगे, धीरे धीरे स्कोर अपने आप इंप्रूव होता जाएगा, आपको पता मिलेगा उस चीज़ का। बच्चे लिख रहे हैं फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी का महत्व है क्या?
फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी में जो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी समरी के जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स टू पॉइंटर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं। और थोड़े बहुत फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स है लास्ट में, जैसे थोड़ा मुझे याद आ रहा है सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, उनमें इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की पूरी पढ़ने की। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एनसीईआरटी की। और फिजिकल में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आते हैं जिनमें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की, तो वो थोड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी वहाँ से। तो आपने भैया लोगों की बात सुन ली होगी। अभी तक अगर एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हो तो सबसे पहले जाके बुक्स ले लो, है ना। उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और सारे सब्जेक्ट की, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सभी की एनसीईआरटी आपके पास अभी सही होनी चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। केमिस्ट्री के अंदर भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल में भी याद हो तो मैंने तो आप लोगों को एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पूरा पढ़ाया था। तो अच्छा, बच्चों का एक डाउट और रहता है कि सर स्कूल में जो चीज़ें चल रही है और यहाँ जो चीज़ें चल रही है वो अलग अलग चल रही हैं, वो कब जाके कवर होगी, तो इसके बारे में भी एक बार बच्चों को बताएं। स्कूल का ऐसा है कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो जैसे आप इसका जो आपकी कोचिंग का वो देखोगे, आप प्लेटफॉर्म का जो मटेरियल देखोगे, जो भी पढ़ाते हैं सर, उसको आप स्कूल से कंपेयर करोगे ना, तो मतलब इधर वो छोटा सा पार्ट होता है उसका स्कूल का, जो आपके शुरू में आपको लगेगा कि अलग अलग चल रहा है स्कूल और ये अब मिशन जीत पे अलग अलग चल रहा है। बट धीरे धीरे आप ओरिएंटेड होने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एक छोटा सा पार्ट है इधर का, इधर ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आपको बोर्ड्स की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एनसीईआरटी आप थोड़ा पढ़ ही रहे हो और यहाँ पे सर पढ़ा ही रहे, बोर्ड्स का भी उसी में कवर हो जाता है, बस उसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, वो हो जाता है लगभग। और वो ज्ञान की बातें याद है उनके बारे में, कुछ क्लास के अंदर जो ज्ञान की बातें चलती थी? हाँ, तो ज्ञान की बातें सर के बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सर के नोट्स में होते हैं। मैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में याद है कि मैंने लगभग सर के नोट्स ही किए हैं। लास्ट टाइम तक मैंने सर के नोट्स रिवाइज़ किए हैं। लास्ट के एक हफ्ते में मुझे याद है मैंने सर के नोट्स रिवाइज़ करके मैं नीट देने गया था। तो वही है, सर जो क्लास में करवाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो लगता है। और वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने तो काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया उन सब चीज़ों को। अच्छा, कई बार इनको लगने लगता है कि सर ये इजी है तब तक तो ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आ गया, अब कैसे टैकल करें? हार्ड क्वेश्चन विद रिवीजन होगा। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस क्या आता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो हमें हार्ड लगते हैं, मुझे भी लगे, इस विशाम को भी लगे, सबको लगे, 11th में सबको लगते हैं। लेकिन जैसे रिवीजन करोगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, फॉर्मूलाज याद होंगे, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन है ना इजीली बनने लग जाएंगे। तो वही ये विद टाइम विद एक्सपीरियंस चीज़ें होती है, तो आप करते जाइए, कंसिस्टेंसी से मेहनत करिए, अपने आप होने लग जाएगा वो सब चीज़ें। आपका कुछ पॉइंट, जो नोट्स बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे जब क्लास के अंदर नोट्स बना रहे होते हैं तो कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है? हाँ, तो नोट्स बनाते टाइम जो सर जो क्लास में बोल रहे हैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यही नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा सिर्फ उसी चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो, नहीं, जो क्लास में बोल रहे हैं उस चीज़ को समझो, और जो आज पढ़ा है उसको डेली जाके रिवाइज करो। सबसे मेन बात तो ये है, ठीक है। उससे क्या है, अगर छोड़ोगे तो बैकलॉग बन जाएगा और बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जो आज करा है डेली रिवाइज करो, और क्लास के साथ साथ चलते रहो, मॉड्यूल भी डेली करो, एनसीईआरटी भी अपनी डेली कवर करते रहो। ठीक है सर, ये तो हो गई पढ़ाई की बातें, कुछ बातें और कर लेते हैं जी। तो आपके कॉलेज की लाइफ अभी कैसे चल रही है? कॉलेज की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद सबसे मेन बात तो ये है, हमें सिर्फ पढ़ाई पे नहीं फोकस करना होता, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। हम स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, अपनी जो भी हैबिट्स वगैरह है, हॉबीज़ वगैरह है, उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो पढ़ाई भले ही सभी कहते हैं कि एमबीबीएस में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम भी मानते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हर चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो मैं सबसे अच्छी बात कॉलेज यही है कि हमें सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो बढ़िया यही चीज़ है कि आप 2 साल की मेहनत, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, आके यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेगी, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। चलो, तो एक मेरा प्रश्न और है विश्राम से, एम्स दिल्ली का सफर कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मतलब वो जो जर्नी है ना, जो सच में जो तैयारी कर रहे थे, तो जब आपके जो टेस्ट पेपर में नंबर आया करते थे, कभी कम आ जाते थे, कभी ज़्यादा आ जाते थे, तो क्या दिमाग में था कि हाँ मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, और अब पहुंच गए हैं, तो वो यात्रा मतलब जीरो से एक बार बच्चे को बता दें कि हाउ डिड यू रीच 8 एम्स दिल्ली? ये माइक ले लीजिए जी। तो एकदम खुल के बताइए, आप आ जाइए आगे और अच्छे से जोर दम लगा के इनको बता दो, ये बच्चे बेचारे बेताब बैठे हैं, एम्स दिल्ली कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि शुरू से ऐसा तो नहीं था कि भाई एम्स दिल्ली ही जाना है,
जी। मेरा शुरू में 11th में था कि अब मैं अपना बेस्ट दूंगा, जी। कुछ भी हो। मेरे को पता था कि यार सिलेक्शन तो हो जाएगा, कि मैं इतना कैपेबिलिटी रखता हूँ। 11th के लास्ट में लग गया था मेरे को। जी। तो शुरू से मैं ऐसा लगता था कि अपना बेस्ट दूँ, हर दिन मैं इम्प्रूव करता हूँ, कंसिस्टेंट रहता था, डिसिप्लिन रहता था। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को दिल्ली का कोई कॉलेज लेना था मेनली। तो मेहनत की, और मतलब ऐसा पेपर में गया था मैं, तो मेरे को ऐसा आपको सुबह फ़ोन किया था मैंने, सर मैं जा रहा हूँ आज पेपर के लिए। तो सर ने बोला था कि तू चल रहा है, बिल्कुल जो तेने मेहनत की है वो प्रूव होगी वहाँ पे। और ऐसा कुछ कॉलेज का ऐसा कुछ फिक्स ना था, और एम्स दिल्ली मिला बाय गॉड्स ग्रेस। मतलब दिल्ली तो मैनिफेस्ट किया हुआ था। हाँ। और मंथन ने भी दिल्ली मैनिफेस्ट किया हुआ था। तो दिल्ली तो ये पहुंचे, एक पहुंचा एम्स, एक पहुंचा वीएमएमसी। और सर पिछली बार 2025 का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया। तो 2025 से बच्चों जो पेपर आया था वो थोड़ा टफर साइड में था। तो जब पेपर आप लोग को पहली बार दिखा था वो एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो कैसा फीलिंग था? वो फिजिक्स का पेपर बोला जा रहा था कि बहुत टफ है, बहुत टफ पेपर आया था, ऐतिहासिक पेपर, ऐतिहासिक पेपर था। तो वो कैसा फीलिंग था आप लोगों के लिए? तो हाँ, पेपर देखते बायो सेक्शन में तो चलो कैसे ना कैसे कर बायो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जैसे हम फिजिक्स पे आए थे तो हमें पता लग गया था कि ये पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है, पूरा तो इस पेपर करना पॉसिबल नहीं है। तो यही है कि इसमें हमने मेन चीज़ यही सीखी थी वहाँ पे उस पेपर को करते टाइम, या उस पहले हमारा माइंडसेट थी। ये बात ना थोड़ी जोर लगा के कहना इनसे। हाँ, पेपर देने का महत्व इनको पता होना चाहिए। हाँ, कि पेपर क्या है। एक तो हमने मल्टीपल पेपर दिए हुए थे, सबसे मेन बात तो हमने इतने पेपर दिए थे कि वो डर जो था वो कम हो गया था। दूसरी बात कि हम जब पेपर देने, मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ, जब नीट का पेपर देने बैठो या आप कोई भी एग्जाम करने बैठो, तो कभी अपना टारगेट जो है ना अपना दिमाग में उतना ज़्यादा मत रखो। ये टारगेट रखो कि इस पेपर में से हमें मैक्सिमम स्कोर करना है जितना हो सके। हमने यही सोच के किया था। हमारे दिमाग में जब 25 का पेपर हम दे रहे थे, नीट का पेपर दे रहे थे, तो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था हमने 720 स्कोर करने, 700 प्लस स्कोर करने हैं। हमारे दिमाग में ये था कि इस पेपर में से मैक्सिमम स्कोर करना है, तभी हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। हमारा सिलेक्शन 580, मेरे खुद के 580 मार्क्स थे, तो उसमें मेरे को इतना अच्छा, मेरा ड्रीम कॉलेज था वो मुझे मिल गया। तो वही है कि आप ज़्यादा दिमाग में ये मत रखो कि आपने इतना स्कोर करना है जब पेपर देने बैठो। तो एक बात मैं बता दूं बच्चों को, जनरली बेटा नीट का पेपर बहुत आसान आता है। मतलब अक्सर बच्चे उसमें 650 से ऊपर ले आते हैं जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं। ये पेपर इतना फोड़ू आया था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीएमएमसी पहुंचने के लिए भी 580 नंबर पे ही काम हो गया था। तो वो 580 अभी आपको लगेगा कि एक छोटा नंबर था, लेकिन सर 2025 के हिसाब से 580 कैसे नंबर थे? डेफिनेटली उस समय के हिसाब से ये बहुत अच्छे नंबर्स थे। ये बेटा जो मेरिट होती है ये चेंज होती रहती है, वो पेपर के टफनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पेपर इजी आ जाएगा तो मेरिट ऊपर चली जाएगी, और वही पेपर अगर टफ हो जाएगा तो अपने आप ही नीचे आ जाएगी। तो विश्राम, आपको जो सर लोगों ने पढ़ाया था, तो क्या वहाँ देख के आपको लगा कि अरे ये पेपर तो हो ही नहीं पाएगा, हमने उतना ये लेवल पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो आपने लेवल कैसा पढ़ लिया था? मतलब हाउ डिड यू लाइक दैट लेवल जो आपको पढ़ाया गया था केमिस्ट्री के अंदर? हाँ, केमिस्ट्री में बढ़िया पढ़ लिया था। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया था मेनली, कि कोई सा भी क्वेश्चन आए, अभी जैसे उसमें कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो बस उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि उसमें मेरे को 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रख रखे और थोड़े बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। बस उसमें टफ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि उसके मल्टीपल पार्ट्स भी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट होता है, मिक्सिंग होती है। अगर आपने पढ़ा है ना तो डेफिनेटली आप उसको सोल्व कर दोगे। ऐसा नहीं है कि यार आपने पढ़ा है क्या हो जाएगा, मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपने सर ने जो नोट्स दिए वो पढ़ रखे, डीपीपी सोल्व कर रखी है, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। और कोई आता है तो वो कॉन्सेप्ट बेस पे आता है कि आपको 2-3 चीज़ें लिंक करनी होती है, तो वो सबके लिए टफ रहेगा। अगर आपने और अच्छे से किया, कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस किया, तो आप उसको भी कर जाएंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है कि आप अगर आपने पढ़ लिया तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली इसमें प्रैक्टिस बच्चों आपको बहुत करनी है, मतलब पढ़ाई तो करनी है बट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। सर मैं तो वही बोलता हूँ कि ये वैसा ही है कि एक स्विमिंग क्लास की तरह है। हम लोग बाहर से आपको कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, बट जब तक आप पानी में खुद से ट्रैवल नहीं करोगे, खुद से नहीं आओगे, आपको उसका अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छे तैराक हैं जो तैर के आ चुके हैं। डेफिनेटली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कॉमन मिस्टेक जो है वो क्या अवॉइड करनी चाहिए? जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि आप कितनी देर पढ़ते थे, टाइम टेबल क्या था? मतलब एक बार थोड़ा अपना शेयर कर दो कि जैसे आपका क्या टाइम टेबल हुआ करता था स्टडी प्रिपरेशन के दौरान, एंड विश्राम आपका क्या था? जी मंथन, स्टार्ट करते हैं।
तो मेरा टाइम टेबल तो यही था कि कोचिंग के आने के बाद जो कोचिंग जो करवाया है, क्लास में जो हमें करवाया है, क्लासेस में जो हमें पढ़ाया है, मेनली हम उस चीज़ को कवर करते थे, उस चीज़ को रिवाइज करते थे और फिर उसके बाद में उसके जो मॉड्यूल्स थे एनसीईआरटी जहाँ से उसको पढ़ना है वो कवर करते थे। और जो रिसेंटली टेस्ट में आ रहा है उस चीज़ की तैयारी शुरू करते थे पहले से, ताकि वो चीज़ें रिवाइज होती जाए। मेनली शेड्यूल यही होता था। और नंबर ऑफ आवर्स का सबका अलग अलग होता है, कोई मैं ये फिक्स नहीं कर सकता कि फिर भी हाँ। एक मिनिमम कि इतना तो बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। मेरे जो पढ़ाई के आवर्स थे जो मैंने 11th-12th में दिए हैं वो ये सब यही है कि 12 से 13 घंटे में डेली दिए हैं। 12 से 13 घंटे अमन सर, इनको आज की क्लास में जाके एक बार और बता देंगे कि 12 से 13 घंटे डेली दिए हैं मैंने। मेरा भी था, मैं 9 से 10 घंटे देता था, थोड़ा ठीक है, बट ये कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट था, डेली पढ़ता था। ज़्यादा दिनों का गैप नहीं आना चाहिए। मेरा मुझे याद है 12th में मेरा सिंगल डे का गैप नहीं आया, डेली पढ़ा है लगभग। भले कभी कम मन नहीं है तो कम पढ़ ले, लेकिन 12 से 13 घंटे लगभग डेली पढ़ा है। तो यही है कि जितना कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा चिल रह के और जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जितना रिलैक्स माइंड से जितना रेगुलरली पढ़ेंगे, उतना आपका अच्छे तरीके से सिलेबस कवर होगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। एंजॉय करो जर्नी को, ऐसा नहीं कि ये बर्डन है नीट, आप कोई आपके लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, तो इसको थोड़ा एंजॉय करो। ऐसा मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। दोस्तों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लो, कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लो, और ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के साथ भी कर सकते हो आप मस्ती। मतलब इस सफर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें, ऐसा ना है कि एक बर्डन बना लिया आपने। जैसे अभी कई बच्चे, जैसे मंथन जी ने बोला कि 12-13 घंटे पढ़ने, तो उनका दिमाग खराब हो चुका है, अरे भाई इतना कैसे पढ़ पाएंगे ना। तो इसको ना मस्ती के अंदाज में पढ़ना है। हाँ सर, इनका तो 1 घंटे 45 मिनट में ही सर छुट्टी कर दो हो जाता है। अच्छा, कभी आप लोग बोलते थे क्लास, मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया, हाँ। लेकिन क्लास छोड़ दो टाइप की चीजें कभी हुआ करती थी आपके साथ? नहीं, वो तो थोड़ी बहुत बोलते थे, सर को भी बोलते थे क्लासेस में, क्लास छोड़ो जल्दी छोड़ दो, सर कहीं जाना, बाहर जाना, जल्दी छोड़ दो क्लास, ये सब बोलते हैं। हाँ, वही है कि आप जितना कूल रह के पढ़ाई करोगे ना, तो आपको 10-12 घंटे भी कम लगेंगे, नहीं लगेंगे, आराम से हो जाएगा। कूल रह के चिल माइंड से और खुद को इम्प्रूव करने के माइंड से पढ़ो। मेनली बात हुआ, अगर आप बर्डन लेके पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे खुद में दिमाग में ऐसा रहोगे, खुद को इम्प्रूव करना है, गलतियों को रेक्टिफाई करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, तो आराम से 10-12 घंटे आराम से पढ़ाई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको हम बता दें आपको विश्राम मंथन कि हम ना इनकी डेली की केवल 2 ही क्लास लेते हैं। आप लोगों की 4 क्लास हुआ करती थी, है ना? इनकी 2 ही क्लास होती है, उसी में बीच बीच में लिखना चालू कर देते हैं, छुट्टी कर दो। दूसरी बात, क्लासेस के साथ साथ डेली डीपीपी मिलती है। डीपीपी का आप एक बार इनको महत्व बता दीजिए, आपने की थी, नहीं की थी, जो भी है वो ट्रू बताना, एकदम रियल इनको बताना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे डीपीपी तो मैंने ऑलमोस्ट सारी की थी, और जो भी डाउट्स आते हैं डीपीपी में वो भी डेली सोल्व किए थे। डाउट्स पाइल अप होते हैं, अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, आपने पूछा नहीं, तो वो उस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है उसको क्लियर करो, और धीरे धीरे आपके माइंड में ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जिससे आप ऐसा नहीं कि सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपने डीपीपी को अच्छे से सोल्व किया तो विश्राम जी, डाउट्स आना अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये और बता दो एक बार। हाँ, डाउट्स आना तो अच्छी, मतलब बुरी अच्छी बात कुछ बोल नहीं सकते, मतलब डाउट तो आते हैं, सबको आते हैं। अगर आप पढ़ोगे तभी डाउट आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे डाउट आएंगे। तो डाउट्स, ये जैसे मंथन ने बोला कि जो डीपीपी करनी है, तो उससे आपको पता लगता है कि आपने आज पढ़ाया, सर ने मान लो 5 टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें से आपको कितना समझ में आया। सपोज आपसे 2 सवाल नहीं बने, तो मतलब क्यों नहीं बने, क्या आपने मिस कर दिया सर की बात की, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जैसे वो आपको पता लग गया, उससे आपने जैसे डीपीपी की तो आपको पता लग गया कि ये मेरी मिस्टेक है, तो सर से दूसरे दिन पूछ लो, सर से उसी दिन पूछ लो, ऐसा है। और अगर आप डीपीपी नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई सर ने पढ़ा दिया, मैंने वीडियो देख ली, ओके हो गया सब। ऐसा नहीं करना, थोड़ा डीपीपी करोगे आप तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि यार मैंने इतना किया, मेरे को इतना समझ में आया, मेरे को इस चीज़ को इम्प्रूव करनी है। तो ऐसा है कि डेली का डेली आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पे हो। तो मंथन, कॉलेज में मतलब आते ही कुछ रैगिंग वैगिंग या सीनियर्स का जो इंटरेक्शन था वो कैसा लगा था, मतलब कैसा अनुभव था कॉलेज में आने के बाद? न्यू इतना ज़्यादा कुछ बर्डन एक्सपीरियंस नहीं होता है, चिल रहता है माहौल, एंजॉय करते हैं। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, चिल रहता है माहौल। विश्राम को हल्की हल्की हंसी आ रही है, इनके साथ अच्छा खासा हुआ होगा जो भी हुआ होगा, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ। ओके, तो जो 2 साल मेहनत करी वो रंग ले आई अल्टीमेटली। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर मेहनत दबा के करनी है, ताकि जो परिणाम भी निकले वो भी एक उत्तम परिणाम है, अच्छा परिणाम है। और सर, बॉटनी और जूलॉजी
उनका एनसीईआरटी का जो महत्व है वो आप इनको कई बार बता चुके हैं, ये बच्चों ने भी बता दिया, और कोई प्रतिक्रिया उस पर यदि आपको देनी हो? नहीं बच्चों, सबसे पहले तो किताब खरीद लो। कितनी बार बोला गया है, एनसीईआरटी जो लोग अभी तक भी नहीं खरीदे हो सबसे पहले ऐसे बुक लोग खरीद बैठे हैं अभी लो। इसमें अरे सर, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे को उनको अभी भी डाउट है कि नोट से सर हो जाएगा, सिर्फ कॉपी जो क्लास से बना रहे हैं उससे हो जाएगा। अरे हो जाएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी बुक लेना होगा, उसकी लाइन टू लाइन रीड करना होगा। जैसे मंथन ने बोला कि एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट पे ना क्वेश्चन बनते हैं, और वो बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। मंथन कितनी बार पढ़ी थी एनसीईआरटी? कोई गिनती नहीं सर उस चीज़ की। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आपने विश्राम? मैंने तो अच्छे से पढ़ी थी सर, 6-7 बार तो पढ़ी थी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी, but अच्छे से पूरी पढ़ी थी। लिख लिख के पढ़ी थी, वैसा टाइप था क्या? हाँ, कि भाई इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया, कोई पहले भूल गया था चीज़ वो। कुल मिलाकर इनके सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे को लगता है अपन ने केटर कर लिए हैं। और भी कुछ चिटचैट आपको लगती हो, आपकी जो प्रिपरेशन दौरान की कोई कहानी रही हो ऐसी आपकी, और अभी कॉलेज की कोई कहानी रही हो जो इन बच्चों को अपन बता सके कि प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ स्ट्रगल आया था, एक बार लगा होगा कि आज क्विट कर देते हैं, हो गया बहुत, इस टाइप का कोई मोमेंट आया हो, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हो, तो आपने उसको कैसे केटर किया था? देखो, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में मेनली दिक्कत आती है, या काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आती है। हमें लगता है कि अब नहीं हो सकता है, क्विट कर देना चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें। हमारी बात चल रही है अब हमारी बात अब चल रही है। क्योंकि इनमें से कईयों को सच में लग रहा है कि यार ये तो बहुत भारी रास्ता तो नहीं चुन लिया हाँ, हमने, नहीं उसके बारे लगता है, सबको लगता है, हमें भी लगा था। हम कॉलेज में आ गए, लेकिन हमें उस टाइम तुम सोचते हैं ना कि 11th में मेनली बहुत लगा था कि क्विट कर देना चाहिए। मेनली दिवाली तक जाते जाते सब शांत हो जाते हैं, कि ऐसे लगता है कि हाँ अब बस ये फील्ड चेंज कर लो, ऐसा मन में आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना कूल माइंडसेट के साथ जितना कंसिस्टेंटली पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे सब प्रॉब्लम्स जो अब आ रही है ना, धीरे धीरे अपने आप कवर हो जाएगी। वो विद टाइम चीज़ें कवर होती हैं। हमें अब लगता है कि हमें एट द इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलता एट द इंस्टेंट रिजल्ट, धीरे धीरे मिलता है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कूल माइंड के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, रोज़ में पढ़िए, तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ईजी हो मैं जाएगी। आपको बताऊं मंथन, ये इतने चिल लोग हैं अभी, ये इतने चिल है, ये पूछ रहे हैं कि आप आईपीएल देखा करते थे प्रिपरेशन के दौरान? मतलब ये आप लगा रहे ये किस अंदाजे की तैयारी कर रहे हैं अभी? तो आप देखते थे आईपीएल? एक बार जेन्युइन बताना, यदि देखते थे तो अभी बताना, और कैसे उस टाइम? नहीं, मैं नहीं देखता था। मैं अब सब चीज़ों को देखने टाइम मिलता है। आईपीएल भी देखते हैं हम, बाकी स्पोर्ट्स खुद भी खेलते हैं। कॉलेज में भी हमारे टर्फ्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे खुद हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। वो सब चीज़ का अब टाइम मिल पा रहा है, लेकिन पहले नहीं मिल पाता था। स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ से दूर से, सोशल मीडिया बिल्कुल, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ को आज तक कभी भी हमने नहीं चलाया है प्रिपरेशन के 2 साल के अंदर। बहुत बढ़िया। वो तो विश्राम ने बताया कि वो कीपैड फोन यूज किया करते थे। हाँ, तो मतलब इतना एक बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। कोई आपको ट्रैक करे ना करे, खुद आपको जो है आपका समर्पण इतना अच्छा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बातें हो गई हैं। और कोई चीज अमन सर, बच्चों के मेरे हिसाब से डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। भैया डर लग रहा है। डर के आगे कैसे जीते? हाँ जी विश्राम, आप बताएं इस चीज़ में, क्योंकि विश्राम इस बात से गुजरे हुए हैं और अच्छे खासे गुजरे थे। और मुझे याद है कि ये हॉस्टल से भी घबरा गए थे अमन सर। इन्होंने बोला कि अब मैं कमरा बदलूंगा सर, मेरे को अब दिक्कत हो रही है। अब कुल मिलाकर परिस्थितियों से दिक्कत होने चालू हो गई थी, पढ़ाई से नहीं हुई थी, पर ये बाहर आए उस चीज़ से। तो कैसे बाहर आए थे उस जर्नी को एक बार छोटा सा एक्सप्लेन करें। पहली बात तो है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहली बात आप शेयर करो उसको। Yes. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन जो भी हो, सर हो, उनके साथ शेयर करो और वो सोल्व हो जाएगी। मतलब अगर इनसे आपने, ये सब लोग ऐसे हैं जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, A to Z कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आपको सोल्व कर देंगे। दूसरी बात है कि आपको अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स तो आएगी यार, कि मतलब किसी दिन मन नहीं करेगा कि यार आज नहीं पढ़ते, तो थोड़ा कुछ और कर लो, ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर लो, थोड़ा बहुत किसी से बात कर लो, सर से, मतलब दोस्तों से बात कर लो, सब्जेक्ट चेंज कर लो। मतलब लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी ऊपर नीचे होता है। सब्जेक्ट चेंज इनको एक बार पूरा बताना, पता चले ये अपना पूरा सब्जेक्ट बदल के बैठ गए। नहीं सब्जेक्ट चेंज किस सेंस में आप बोल रहे हो ये बताएं, ये अभी छोटे बालक हैं हमारे। नहीं, जैसे आप किसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, बायो में बोर हो गए तो फिजिक्स में आ जाओ, आप शिफ्ट कर दो। कोई जो आपको आता है कोई टॉपिक, उसको रिवाइज कर लो। कोई आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है वो कर लो। और सबसे मैं तो ये करता था कि यार जब बोर होता था ना पढ़ने से, तो मैं सोल्व करने लग जाता था, कुछ फिजिक्स के सवाल सोल्व करने लग जाता था, कभी बायो के क्वेश्चंस लगाने लग जाता था। तो एक वो होता है ना कि जब क्वेश्चन सोल्व करते थोड़ा एक्टिव दिमाग चलता है, तो ज़्यादा बोर नहीं होते। और यही है कि यार थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रहो, डिस्ट्रैक्ट मत रहो। 2 साल की बात है, फिर आओ कॉलेज में,
फिर आपको सब कुछ मिलेगा जो आप अभी पूछ रहे हैं चैट हाँ, में चैट वो सब में जो अभी मिलेगा। आप पूछ रहे हो, जो आप चैट IPL में पूछ रहे हैं ना कि आईपीएल देखा करते थे, हाँ। है ना, रिलेशनशिप में थे, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं अभी सब। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में आप आएंगे तो ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेहनत बहुत करनी होगी, हाँ, राइट? मेहनत करनी पड़ेगी। एम्स का सफर तय किया है भाई इन्होंने, एम्स में पहुंचे हैं। 2 साल की जो यात्रा है उसको वो कितनी मतलब खतरनाक थी, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, उन सबको पार करके और उस परचम तक पहुंचना जहां तक इनको जाना था वो मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। और बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हुआ करते थे। आपको ये लग रहा होगा कि सर एनर्जेटिक किस सेंस में? एनर्जेटिक पढ़ाई के सेंस में। दम लगा के पढ़ा करते थे सर ये लोग। बच्चों आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगे रहना है। जैसा भैया लोगों ने, आपके सीनियर लोगों ने बोला है, वैसा आपको फॉलो करना है और आपको भी यहाँ आना है जी। और इनको मंथन को और विश्राम को मैंने मिशन जीत के बारे में बताया था कि मिशन जीत पर हम क्या कर रहे हैं। तो इनको एक बार ना वो वाला एंगल भी दो कि जैसे आप लोगों को यदि मिशन जीत जैसा प्लेटफॉर्म मिला होता शुरुआत में, ऑनलाइन ही आप तैयारी कर रहे होते, तो क्या आपका तरीका होता? एक एक बार दोनों अपने अपने एस्पेक्ट जरूर बता दें। स्टार्ट करते हैं मंथन से। जी मंथन। तो जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी है। तो मेनली यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चीज़, फेसबुक वगैरह जो भी चीज़ें होती है, इनसे दूर रहो जितना हो सके। मतलब पढ़ाई के लिए यूज़ करें बस? इंस्टाग्राम वगैरह पे तो कोई पढ़ाई के लिए यूज़ करने की कोई खास जरूरत नहीं है। नहीं, मोबाइल जो यूज़ कर रहे हाँ, हैं मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो। मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो। इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, बिल्कुल कट करके रहोगे, तो आपके लिए उतना अच्छा है। तो उतनी अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे। तो मेनली यही है कि जो भी आपकी क्लासेस हो रही है उनको अच्छे तरीके से अटेंड करो। भले आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कुछ फ़र्क नहीं होता है, ठीक, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। बस आप जो भी कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ करो और कूल माइंड के साथ करो। और अपने मेनली आप ये है कि आपका मोटिव होना चाहिए खुद की गलतियों को इम्प्रूव करना। जितना ज़्यादा गलतियों को इम्प्रूव करोगे आपकी पढ़ाई उतनी ईजी होगी, उतना ही इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे अपने आप स्कोर जो इम्प्रूव होता जाएगा और पढ़ाई अच्छी होती जाएगी। तो मेनली इसी तरीके से पढ़िए, यही है। आप भी विश्राम इस बारे में कि मिशन जीत जैसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिला होता 11th क्लास में जब आप आए और ऐसे फैकल्टीज़ का आपको सेट मिला होता, तो आप किस तरीके से तैयारी करते? एक बार उनको आइडिया दें। हाँ, तो मैं भी TCS सर से पढ़ा था, बेस्ट फैकल्टी है इन सर, ये भी बहुत अच्छे सर है। तो ऐसा कि वो जैसा मंथन ने बोला वैसा ही आपको डेली जो क्लास में पढ़ाया है वो रिवाइज करना है बस। और जो भी कुछ थोड़ा आपका बच रहा है, डाउट्स है, कोई पीछे का बच रहा है, उसको करते जाओ, डाउट साथ के साथ क्लियर करते जाओ। और जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपके मेनली वो देते जाओ, DPP सोल्व करते जाओ। और तो कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये करने से तुम डायरेक्ट कॉलेज में पहुंच जाओगे। डेली मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, 2 साल तक तो करनी पड़ेगी। तो यही है, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, बस। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आई थिंक सभी को मज़ा आया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि एम्स में पहुंचने के बाद, VMMC में पहुंचने के बाद ये लोग फन भी कर रहे हैं सर। अभी अब वो ऐसा फन भी कर रहे हैं कि हम इनको बता भी नहीं पा रहे हैं। आपका कुछ कहना है? नहीं बच्चों, अभी तो आपको सीरियस होने का टाइम है। अभी आप सीरियस होकर पढ़ाई करो और अभी जूलॉजी क्लास है, लगातार मैसेज आ रहा है जूलॉजी के लिए, तो हाँ क्लास है। हाँ, क्लास होगी, जूलॉजी की क्लास भी होगी, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास लेने मैं भी आऊँगा अगली। लेकिन आपको इनसे मिलाना ज़रूरी था और ऐसे हम सेशन लेते रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे ऐसे बच्चों को आपके बीच जो पढ़े हुए बच्चे हैं और एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको रैप अप करते हैं सर। और कोई मैसेज इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?